गडगिल फॉर्मूला, गडगिल फॉर्मूला इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। गडगिल फॉर्मूला ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि जो रुपी है वो डॉलर के खिलाफ कितना उसमें उतार और चढ़ाव आया है। ये किसानों को अगर मौसम खराब हो तो प्रिजम्पटिव ग्रांट्स अनुदान देने के काम आता है, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए यूज होता है गडगिल फॉर्मूला। केंद्र और राज्यों में कितना टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यह बताता है गडगिल फॉर्मूला। और चौथा, कितनी केंद्रीय सहायता राज्यों को मिलनी चाहिए वेरियस स्कीम्स और प्लान्स के तहत यह बताता है। इसका आंसर है फोर्थ। कितने राज्यों को कौन कौन सी केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए, असिस्टेंस मिलना चाहिए, यह बताता है गडगिल फॉर्मूला। इनका नाम मिस्टर गडगिल के नाम पे रखा था और बाद में यह गडगिल मुखर्जी फार्मूला हो गया था क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस वक्त जो 5 ईयर प्लान है उसके डेप्यूटी चेयरमैन थे। तो दोनों ने मिलकर फिर इसमें बदलाव किए थे। गडगिल मुखर्जी फार्मूला इसको बना दिया था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। यह था गडगिल फार्मूला कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको भी केंद्रीय सहायता मिलनी चाहिए अतिरिक्त। तो उसके कैलकुलेशंस थे बहुत सारे, जैसे 60% जो पैसा है वो केंद्र को बांटना चाहिए पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, 10% पर कैपिटा इनकम, 10% टैक्स एफर्ट, 10% इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स और स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए 10%। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन है? याद रखो संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए जो कंडीशन है, एक राज्य आर्थिक तौर पर पिछड़ा होना चाहिए, उसमें जो आधारिक संरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी पुअर होना चाहिए, जो राज्य है वो हिली और चैलेंजिंग टेरेन यानी वहां पे जो भूमि है वो कृषि के लिए अनुकूल ना हो, बहुत ज्यादा पठार हो, बहुत ज्यादा पर्वत हो, इस तरह का वहां पे चैलेंजिंग टेरेन हो, ज्योग्राफी उसकी मतलब उतनी अनुकूल ना हो किसी कार्य के लिए। उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या का घनत्व कम होना चाहिए और आदिवासियों की जनसंख्या काफी ज्यादा होनी चाहिए, और वो जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं उनके पास में होना चाहिए यानी स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड होना चाहिए हमारे बॉर्डर्स के पास। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कंडीशन नहीं है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेशल कैटेगरीज। डिफिकल्ट है लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी करो मैच। ये आर्टिकल नंबर है लेफ्ट में और राइट में है किस लिए है। आर्टिकल नंबर 243 बी, धारा 243 बी, 43 बी, 243 के, 243 डी, सारी 243 ही हैं, लेकिन किस किस लिए है, ठीक है। तो मैच करो। इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत के इलेक्शन के लिए कौन सी धारा है? पंचायत के संविधान के लिए, पंचायत के संविधान मतलब पंचायत में क्या चीजें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत में कितने मेंबर होंगे, पंचायत में कैसे मेंबर होंगे, क्या उम्र होगी, वो सब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा उस चीज के लिए। ग्राम सभा, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत, तो मैच करो। तो इसमें 243A मुझे पता है ग्राम सभा, D3, तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। A2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत बताता है 243B और 243K बताता है इलेक्शन टू द पंचायत, और 243A हो गया ग्राम सभा, तो इसमें D3 हो गया और C4 हो गया, यानी रिजर्वेशन बताता है 243D, तो आंसर हो गया फर्स्ट। यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ बुक में 243A ग्राम सभा। इसमें आप अगर 2-3 भी याद रख लोगे तो आप मैच द फॉलोइंग बड़े आराम से कर सकते हो। ये सारे आप पढ़ लो, इसको पॉज करो वीडियो को और यहीं पे पढ़ लो। चलो अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर। फिलिग्री, फिलिग्री वर्क किसे बोलते हैं? फिलिग्री वर्क कौन करता है? ठीक है, ये जो सोने के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सोने के जो रत्न बनाते हैं, ये वो टेक्निक यूज करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी आर्टिस्ट इसे यूज करते हैं। ये फिलिग्री वर्क यूज करते हैं निटिंग के लिए, यानी कपड़ा सीने वगैरह के लिए, कपड़े को सीलने वगैरह के लिए, निट करने के लिए। इसे टेराकोटा क्राफ्ट के वक्त यूज किया जाता है, ये वो टेक्निक है। और चौथा, इसे सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट यूज करते हैं, यानी जो चांदी के जो ज्वेलर हैं, चांदी आभूषण के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार जो हैं, वो यूज करते हैं। तो फिलिग्री वर्क को यूज करते हैं डी, चांदी के कलाकार, यानी आंसर हो गया थर्ड, ओनली डी। यहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हो नितिन सिंघानिया किताब में कि फिलिग्री वर्क जो है उड़ीसा में काफी फेमस है और वहां पे गुंछी बोलते हैं, चांदी के जो आभूषण है उन्हें गुंछी बोलते हैं, और बिदरी नाम का कर्नाटक में भी बहुत फेमस है। तो सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट यूज करते हैं फिलिग्री वर्क। चले बात है क्वेश्चन नंबर 11 पे। गोबी मरुस्थल के बारे में इनमें से क्या ठीक है? गोबी मरुस्थल, ठीक है, ये एक रेन शैडो डेजर्ट है। रेन शैडो एरिया क्या होता है? देखो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है। अब अगर यहां से नमी लेकर हवाएं आ रही हैं, ठीक है, शुष्क शुष्क हवाएं आ रही हैं जिनमें पानी है, तो वो यहां टकरा जाएंगी और यहां वर्षा हो जाएगी। इस तरफ कोई वर्षा नहीं होगी, समझ में आया?
यानी कि जो फ्रंट फेसिंग है वहां पे बारिश हो जाएगी और इधर नहीं होगी। यही डिफरेंस है मैंगलोर और बेंगलोर में। नहीं समझे? बेंगलोर में क्या है, मौसम अच्छा रहता है पर बारिश नहीं होती, और मैंगलोर में तो जबरदस्त बारिश होती है। क्यों? क्योंकि मैंगलोर पहाड़ी के इस तरफ है और बेंगलोर पहाड़ी के इस तरफ है, यानी बेंगलोर रेन शेडो एरिया में आता है। क्लियर है? तो रेन शेडो मतलब जहां पे शुष्क हवाएं नहीं पहुंचती जिससे वो बारिश करा सकें। तो अब रेन शेडो डेजर्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। गोबी जो है, गोबी मरुस्थल फैला हुआ है मंगोलिया और रशिया में, नहीं, ये फैला हुआ है मंगोलिया और चाइना में, खासकर जो उत्तरी चाइना है, उत्तर पश्चिमी चाइना और कुछ उत्तरी चाइना। तीसरा, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूरे एशिया महाद्वीप का। यस, ये भी ठीक है। ए ठीक है, सी ठीक है, आंसर है थर्ड, ए एंड सी आर करेक्ट। आपको बता दूं ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है ये मरुस्थल, थार और सहारा की तरह गर्म नहीं है। समझ में आया? ये ठंडा है। चलो अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल ये है, एक मरुस्थल है कालाहारी, ठीक है, जहां पे बुशमैन रहते हैं, बुशमैन नाम की रेस रहती है, बुशमैन ऑफ कालाहारी। ये कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में? देखते हैं कमेंट्स में लिख के कौन बताता है। अब आपको मैं ये बताता हूं गोबी मरुस्थल में बारिश क्यों नहीं होती। देखो, हिंद महासागर से, अब ये मैप बनाना पड़ेगा और मेरे पास माउस है नहीं, यहाँ पे मैं हिमाचल में हूँ, यहाँ पे मेरे पास माउस नहीं है, तो ये इंडिया बना दिया, ठीक है। अब ये नीचे से इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से शुष्क हवाएं आती हैं जो दो भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर वाली शाखा और पश्चिम ये बंगाल की तरफ जो जाती है, बे ऑफ बंगाल जिसे पूर्वा बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, और ये बारिश करवाती हैं। अब यहाँ पे हिमालय है ऊपर, यहाँ पे हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, और ये है ट्रांस हिमालय ऊपर, और ये है तिब्बत के पठार, ये सब रोक लेते हैं इनको। तो ऊपर मंगोलिया के पास है गोबी मरुस्थल, तो यहाँ तक हवाएं नहीं पहुंच पाती तो बारिश नहीं होती, तो बन गया मरुस्थल। समझ में आया? तो तिब्बत के पठार और हिमालय रोक लेते हैं इंडियन ओशियन से, हिंद महासागर से आने वाली शुष्क हवाओं को, इसलिए ये मरुस्थल है। अब कमेंट्स में लिख के ये बताओ फटाफट, कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में? इकोनॉमिक्स में टिनबर्गन रूल क्या होता है? टिनबर्गन रूल इकोनॉमिक्स में क्या होता है? ये क्वेश्चन है स्टैटिक एनसीईआरटी से। इसमें 4 ऑप्शन है, इनको देखिए अच्छे से। तो सबसे पहला ये है, अगर आप बहुत सारी पॉलिसी बना रहे हो तो उनमें कम से कम एक पॉलिसी टूल है जो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, इसको बोलते हैं टिनबर्गन रूल। दूसरा, इकोनॉमिक्स में जो अदर फैक्टर हैं उनकी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने के लिए होता है ये। तीसरा, अनऑब्जर्वेबल मार्केट फोर्स है ये, जो मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखता है। और ये जो करेंसी मनी या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट का डिफरेंस है उसको बोलते हैं। नहीं, इसका आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? देखो, आप ये तो जानते हो, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि जो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो मनी जो है वो अप्रिशिएट करेगा, ये तो पता है आपको। अब अगर मैं ये चाहूं कि मेरा इन्फ्लेशन भी बढ़े और मेरा रुपी में भी उछाल आए, रुपी भी अप्रिशिएट करे, क्या ये दोनों चीज संभव है? नहीं। तो इसीलिए जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं, पॉलिसी मेकर, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, अगर हमारे मल्टीपल इकोनॉमिक टारगेट हैं, अगर हमारे आर्थिक टारगेट बहुत सारे हैं, तो कम से कम एक चीज हमें, एक नीति का जो टूल है, पॉलिसी टूल, वो हमें कंट्रोल में रखना पड़ता है। दोनों चीजें, हर चीज अचीव हम एक साथ नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो रुपये अप्रिशिएट करेगा, हम चाहें दोनों बढ़े तो ये तो संभव नहीं है। तो पॉलिसी बनाओ तो इस तरह से बनाओ कि हमारे पास जो पॉलिसी टूल है वो हमारे हाथ में रहे। तो ये, इसको बोलते हैं टिनबर्गन रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूडर आर्क, आर्ट एंड कल्चर। ट्यूडर आर्क वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में मेरा काफ़ी अच्छा वो है, ग्रिप है। और अभी मैंने यूपी पीसीएस का कोर्स बनाया था तो उसमें बहुत डिटेल में आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, और ये सारा जो मुगल वाला है ये सारा यूपी में ही आता है, तो इसलिए ट्यूडर आर्क और ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्यूडर आर्क जो है ये कौन से राजा ने बनवाया था? देखो, ये जो गेट पे ये इस तरह का ये आर्क देख रहे हो, इसे बोलते हैं ट्यूडर आर्क। ठीक है, ट्यूडर आर्क शुरू किया था अकबर ने। बहुत सारी चीजें थी जो मुगल स्थापत्य कला में देखी गई, जैसे पैतरा द्यूरा। पैतरा द्यूरा क्या होता है? क्या होता है? जो दीवारों में जो हीरे मोती ये जड़े रहते हैं, इनको पैतरा द्यूरा बोलते हैं डिजाइन के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुगल आर्किटेक्चर, चार बाग स्टाइल है, ये सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो ये खैर कभी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ट्यूडर आर्क जो है ये अकबर ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अटाकामा डेजर्ट जो है, जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा बारिश होती है अटाकामा डेजर्ट में। ये गलत है। अटाकामा डेजर्ट जो है ये एंडीज माउंटेन के पिछले वाले हिस्से में आता है। बारिश यहाँ पे दुनिया में सबसे कम है। ये दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट है, ड्राईएस्ट डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। दूसरा, दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा डेजर्ट, ये भी याद रखिए। दक्षिण अमेरिका जो है ये इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, यानी जो दक्षिण अमेरिका है ये हमारा दक्षिण अमेरिका मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व की तरफ है अटलांटिक महासागर। ये बिल्कुल ठीक है। ए गलत है, बी ठीक है, आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, ये पूरा दक्षिण अमेरिका है, ठीक है।
और इसके इधर है अटलांटिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। अजोला, अजोला का इस्तेमाल चावल उगाने में होता है, यानी चावल की जब खेती की जाती है, पैडी बोलते हैं चावल को, PADDY, धान, धान की खेती, चावल की खेती। भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में और दूसरे नंबर पे होता है उत्तर प्रदेश में। समझ में आया? और ये उत्तर प्रदेश में किस एरिया में होता है? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के 3 एरिया हैं। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी एरिया है उसको हम बोलते हैं तराई और भाबर वाला एरिया, जो शिवालिक की स्लोप्स हैं, ढलान शिवालिक के पहाड़ों की। बीच वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान, और नीचे वाला एरिया है दक्षिण के पठार। तो उत्तर प्रदेश में ये तराई और भाबर वाले एरिया में उगाया जाता है। तराई वाले में, भाबर वाले में नहीं, भाबर वाले में उतनी फसल नहीं होती है, तराई में उगाया जाता है, क्योंकि तराई में पानी बहुत होता है और चावल को पानी बहुत चाहिए। इसीलिए आजकल वैज्ञानिक बोल रहे हैं चावल उगाना कम करो, क्योंकि इतना पानी हमारे पास भारत में नहीं है। तो अजोला को चावल की खेती में उगाया जाता है, यह बिल्कुल ठीक है। अजोला है क्या? अजोला एक फर्न है, FERN, फर्न। अजोला जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। देखो अजोला जो है, ये जो फर्न, इसके पास एक ब्लू ग्रीन एल्गे यानी साइनोबैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं एनाबीना। तो एनाबीना करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अजोला नहीं करता है। इनफैक्ट दोनों का फायदा होता है, अजोला रहने के लिए स्थान दे देता है एनाबीना को और एनाबीना नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? वैसे तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, आपको पता होगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है 78% क्या है उसमें? नाइट्रोजन। तो इतना सारा नाइट्रोजन है, फिर भी पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता। नाइट्रोजन पौधों को क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए। पौधे जो लंबे होते हैं नाइट्रोजन की वजह से होते हैं, ग्रोथ। अब नाइट्रोजन पौधों को इसलिए नहीं मिलता 78%, जबकि हमारे वातावरण में है, क्योंकि नाइट्रोजन पौधे ले नहीं सकते। नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि एनाबीना, और एनाबीना रहते हैं अजोला के पास। तो अजोला नहीं करता फिक्स, एनाबीना करता है। तो बी वाला जो है वो गलत है। हालांकि एजोला अगर आप उगाओगे अपने खेत में, चावल की खेती कर रहे हो, एजोला उगा दिया, तो आपको नाइट्रोजन की परवाह करने की फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि एजोला जो है उसमें एनाबीना रहता है। अजोला को हम मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करता है और उन्हें अंडे देने में मदद करता है। यह भी गलत है, उल्टा है बिल्कुल। अजोला जो है वो मॉस्किटोज को रिपेल करता है, उसको दूर भगाता है मॉस्किटो को, इसलिए इसे मॉस्किटो फर्न बोलते हैं, ना कि अट्रैक्ट। तो इसमें जो है ए ठीक है, सिर्फ ए ठीक है, तो आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। ये स्टैटिक है क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत से है। इसमें बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं। मैं रिपीट करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम किस और नाम से जानते हैं, देखते हैं कौन बताता है। तो सबसे पहला, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये बिल्कुल ठीक है। और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 2 विंग होते हैं, एक जिसको बोलते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप और एक होता है स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। तो स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है इसमें सिर्फ इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, इंडियन आर्मी पर्सोनेल होते हैं। पूरी तरह से स्पेशल एक्शन ग्रुप इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर है उनका बना होता है। ये बिल्कुल ठीक है। जो स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है SRG, इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे CRPF वगैरह, ये CISF वगैरह, तो हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उनके अफसर होते हैं। इनमें वो लोग होते हैं जो CAPF और स्टेट पुलिस फोर्सेस से आते हैं स्पेशल रेंजर ग्रुप में। ये भी ठीक है। जो NSG का चीफ होता है, जिसे बोलते हैं महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, ये एक इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर होता है, IPS ऑफिसर होता है। IPS होता है कि IB होता है? तो ये IPS होता है, ये भी ठीक है। एक्चुअली इसमें चारों ही ठीक है, तो आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से है। आज मैंने मैप का क्वेश्चन नहीं डाला और आर्ट एंड कल्चर का नहीं डाला, अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के लिए जो है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग जो है, राष्ट्रीय आयोग। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो हमारा 89वां जो संशोधन हुआ था संविधान में 2003 में, अधिनियम जो 89वां संशोधन अधिनियम है उसके तहत बना था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, पहले सिर्फ एक ही आयोग होता था जिसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, फिर 89th अमेंडमेंट के थ्रू 2 बना दिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट अलग बना दिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अलग बना दिया। पहले ये एक ही होते थे जिसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, और बाद में ये अलग अलग हो गए थे। और इसके लिए ये भी याद रखिए, आर्टिकल 338 था पहले, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया
आर्टिकल 338 ए। मैं रिपीट करता हूं, जब हमारे संविधान में संशोधन किया गया तो धारा 338 में एक नई धारा जोड़ी गई 338 ए, और यह था 89th अमेंडमेंट। यह बिल्कुल ठीक है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन पर्सन और वाइस चेयरपर्सन, ये 5 साल के लिए कार्यभार संभालते हैं अपना, फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज, यानी जिस दिन ये चुने जाते हैं, जिस दिन ये अपॉइंट किए जाते हैं, उस दिन से 5 साल तक होता है इनका कार्यकाल। नहीं, ये गलत है। इनका कार्यकाल होता है 3 साल, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ अजम्पशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा जितने भी मेंबर भी होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर भी 3 साल के लिए ही चार्ज संभालते हैं। ये जो आयोग है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है राष्ट्रपति को हर साल। ये ठीक है। तो इसमें ए ठीक है और सी ठीक है। आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि थर्ड। 4 धर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी पारसी, जैन धर्म और जुडाइज्म यानी कि ज्यूज। इनमें से कौन सा धर्म ऐसा है जिसे भारत की केंद्र सरकार द्वारा, याद रखिए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया हुआ है? भारत में अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा नहीं दिया हुआ है। आपको पता होगा भारत में 6 धर्म ऐसे हैं जो माइनॉरिटी हैं। क्लियर है? 6 धर्म अल्पसंख्यक है हमारे, माइनॉरिटी हैं, जिनमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं। और इनमें देखते हैं, तो सबसे पहला है बुद्धिस्ट, तो बुद्ध धर्म को दिया हुआ है, ये तो है। ज़ोरोएस्ट्रियन यानी कि पारसी, इन्हें भी मिला हुआ है। जैन्स को भी मिला हुआ है। ज्यूज को नहीं मिला, तो सिर्फ डी, यानी डी को नहीं मिला, तो आंसर इसका होगा ओनली डी, यानी कि 4th। तो बुद्धिस्ट हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, मुसलमान हो गए और क्रिश्चियन हो गए। छठा कौन सा बचा? एक मैं मिस कर रहा हूँ। बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एक जैन हो गए। आपको याद आए तो बताओ छठा कौन सा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कमेंट्स में। ये है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पर भी है। सो लेफ्ट साइड में लिखा है रथ का नाम और राइट साइड पे लिखा है भगवान का नाम। तो रथ यात्रा में जो 3 भगवान होते हैं उनको बोलते हैं भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ। और रथ के नाम है 3, नंदी घोष, तलादुआज और देवदालना। तो ये है रथ के नाम। इनको मैच करना है कि कौन से रथ पे कौन से भगवान को बिठाया जाता है। नंदी घोष जो होता है ये होता है भगवान जगन्नाथ के लिए, सो ए हो गया 3। तलादुआज जो है ये होता है लॉर्ड बालभद्र के लिए, सो बी 1। और देवदालना होता है देवी सुभद्रा के लिए, सो ये हो गया C2। सो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। आप यहां पे देख भी सकते हो, लिखा हुआ साफ साफ। ओडिशा में रथ यात्रा होती है और ये पुरी से स्टार्ट होती है। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ के लिए, तलादुआजा श्री बालभद्र और देवदलना देवी सुभद्रा। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी। ये 4 अधिकार देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि बोलने और मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, कि किसी भी प्रोफेशन को टेकअप करने का अधिकार। आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी टेरिटरी में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। तो ये चारों अधिकार आपको कौन सी धारा से मिलते हैं? धारा 18, धारा 19, धारा 20 या धारा 25? ये धारा है धारा 19। धारा 19 के बारे में आपको ये जानना होगा कि 6 अधिकार ये हमें देती है। 4 तो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के और शांति पूर्वक आप इकट्ठे हो सकते हैं कहीं पे, और आप यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। तो ये है 6 अधिकार जो आपको मिलते हैं आर्टिकल 19 से। याद रखिए आर्टिकल 19 में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन फिर एक अधिकार हटा लिया गया था, और यह अधिकार जो हटाया गया था ये 44वां संशोधन जो हुआ था 1978 में, 44th अमेंडमेंट, उसमें हटाया गया था। और यह अधिकार है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मैं रिपीट करता हूं, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी एनसीईआरटी। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। सबसे पहला, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब हम पौधे लगाते हैं हमारे खेतों के ऊपर, यानी एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स पर जब ट्रीज लगाए जाते हैं, इसे बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। नहीं, ये गलत है। इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। जो जब हम
हमारे खेतों में पेड़ लगा देते हैं जिससे हमारी इनकम बढ़ सके, तो उसे बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप जनता की भलाई के लिए पेड़ लगाते हैं, जैसे रोड के साइड में, जैसे बंजर भूमि पे जहां पे पहले कुछ नहीं था, या वेस्ट भूमि पे जिस पे कुछ नहीं उगता, या इस तरह की वो करते हैं, तो उसे बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। जनता की भलाई के लिए एक सोशल गुड, गरीब लोगों का विकास को दिमाग में रखते हुए उसको बोला जाता है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री जो है ये भारत में शुरू हुई 1976 में, ये ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री के लिए जो पौधा चुना गया था वो था यूकेलिप्टस, ये भी ठीक है। और आपको बता दूं, यूकेलिप्टस इसलिए चुना गया था क्योंकि यूकेलिप्टस जो है ये काफी डिफिकल्ट कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है, काफी विपरीत परिस्थितियों में ये पौधा उग सकता है और इससे लकड़ी भी बहुत सारी मिलती है। लेकिन बाद में इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले, हमारी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी उस पर खतरा बन गया, फिर हमने यूकेलिप्टस का इस्तेमाल खत्म कर दिया। लेकिन जब सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट हुआ था तो यूकेलिप्टस से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें बी और सी ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बी एंड सी आर करेक्ट। यहां पे आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ देख सकते हो, सोशल फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन दी है, जब हम पेड़ लगाते हैं और लोकल कम्युनिटीज यानी जो लोकल लोग हैं उनकी सहायता से लगाते हैं अनयूज्ड लैंड पे, जो पहले यूज नहीं हुआ लैंड, जो खराब पड़ा है, खाली पड़ा है, या डिग्रेडेड गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया, यानी वो जंगली इलाके जहां पे जो पेड़ हैं वो खत्म हो गए हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, उनका विघटन हो चुका है, उस एरिया में लगाते हैं। खेतों में नहीं, खेतों के बाहर, रेलवे लाइंस पर, रोड पे, नदियों के साइड में, मतलब बेसिकली जनता की भलाई के लिए लगाते हैं। और ये 1976 में स्टार्ट हुआ था और यूकेलिप्टस जो पौधा है वो चूज किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो ये क्वेश्चन हवाई के बारे में है। हवाई जो है टापुओं का समूह है। हवाई आइलैंड 8 मेजर आइलैंड्स का मिलकर बना है। इट इज एन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो मतलब होता है जब बहुत सारे टापू एक साथ होते हैं, उनको बोलते हैं आर्कीपेलागो। तो इसमें 8 मेजर आइलैंड हैं, ये ठीक है। ये अटलांटिक ओशियन में है हवाईयन आइलैंड। हवाईयन आइलैंड जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है, उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो बी गलत है। हवाईयन आइलैंड को हम सैंडविच आइलैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है, इसीलिए इन्हें सैंडविच आइलैंड भी बोलते हैं। नहीं, सैंडविच आइलैंड बोलते हैं, पर रीजन ये नहीं है। रीजन ये है कि जो चौथे अर्ल ऑफ सैंडविच थे, EERL, अर्ल मतलब राजा, अर्ल ऑफ सैंडविच, जो ब्रिटेन की जो राजसी परिवार है उसमें एक पोजीशन होती है अर्ल ऑफ सैंडविच। तो चौथे अर्ल ऑफ सैंडविच थे, उन्होंने कैप्टन जेम्स कुक की मदद करी थी, उनका ट्रिप फाइनेंस किया था। और कैप्टन जेम्स कुक जब हवाईयन आइलैंड गए थे तो इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम अर्ल ऑफ सैंडविच के नाम पे सैंडविच आइलैंड रख दिया था। तो सी जो है वो गलत है। इसमें सिर्फ ए ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि 4th। ये है 8 टापू। ये नीचे सबसे बड़ा वाला है हवाई में, फिर ये है, ये आप गिन सकते हैं, टोटल 8 है, और ये है नॉर्थ पैसिफिक। चलिए अगला सवाल, आर्ट एंड कल्चर। इन वाद्य यंत्रों को देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए, ये बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट है। तुमली, झीली, सरिंद्रा और चिकारा। तुमली, झीली, सरिंदा और चिकारा, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो लोक संगीत के लिए बजाया जाता है? सबसे पहले तुमली, तुमली है। झीली नहीं है, सरिंदा है और चिकारा है। तो इसमें ए, सी और डी है, तो आंसर है इसका 3rd। यहां पे आपको नितिन सिंघानिया की किताब में दिखा देता हूं जो मैंने कवर करे हैं। तुमली, सरिंदा और चिकारा। तो जो तुमली है ये एक भांगड़ा के वक्त बजाया जाता है पंजाब में, तुम्बी। उसके बाद चिकारा, ये एक बॉर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बजाया जाता है। और सरिंदा जो है ये एक ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्टली राजस्थान और असम के कुछ हिस्सों में बजाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लक्ष्मीकांत, यह है पॉलिटी से सवाल। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। सॉवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट्स। मैं रिपीट करता हूं, सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट्स, ये ठीक है। जो सुप्रीम पावर है भारत में वो पार्लियामेंट के पास है, यानी पार्लियामेंट कुछ भी कर दे उस पर फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। भारत में जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज है। पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के अगेंस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्शन ले सकता है। और जो अल्टीमेट पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन सुप्रीम पावर नहीं है। तो बी जो है वो गलत है। जुडिशियल रिव्यू और भी कई चीजें हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकता है संसद के ऊपर। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसको हम सॉवरन नहीं बोल सकते क्योंकि एक लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है उसकी अथॉरिटी पे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो एकदम सॉवरन है, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बना दे तो वहां की सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटेन की है, जो सबसे ऊंची अदालत है, वो भी उसको कुछ नहीं कर सकती। यानी याद रखिए, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है ब्रिटेन की पार्लियामेंट और भारत की पार्लियामेंट में। भारत की पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू होता है,
लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में नहीं होता। तो इसमें बी और सी गलत है, सिर्फ ए ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि सेकंड। यहां पे आप लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से सॉवरन नहीं है। समझ में आया? इंडियन पार्लियामेंट नहीं है पूरी तरह से सॉवरन, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस है इसकी अथॉरिटी पे। लेकिन जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, आप यहां पे देख सकते हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कोई लीगल अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। माजुली, आपने टापू सुना होगा, माजुली असम में है। तो माजुली के बारे में इनमें से कौन सा ठीक है? माजुली जो टापू है वो एक रिवर आइलैंड है। आइलैंड दो तरह के हो सकते हैं, समुद्र के बीच में और नदी के बीच में। तो क्या ये नदी के बीच में है? हाँ, ये नदी के बीच में है माजुली, ये ठीक है। इसके चारों तरफ जो नदी है वो है सियांग नदी। नहीं, इसके चारों तरफ नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ना कि सियांग। तो बी गलत है। ये पहला आइलैंड है भारत का जिसे एक जिले का, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया है, यानी इसे डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, इसको तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से अलग किया है। पहले ये किसी और डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, तो वो डिस्ट्रिक्ट था तिनसुकिया, नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट था जोरहट, JORHAT। तो डी जो है वो गलत है। ए ठीक है, सी ठीक है। तो आंसर है ए एंड सी आर करेक्ट, यानी कि 4। इनमें से नीलगिरी ताहर नाम का जो जानवर होता है, मैं रिपीट करता हूं, नीलगिरी ताहर नाम का जो जानवर होता है उसके बारे में क्या ठीक है? और ये जानवर इतना न्यूज में क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब इसका घर जहां ये रहता है, जहां ये रहता है, इसका हैबिटेट 2030 तक 60% डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम इसी स्पीड से एनवायरनमेंट को खराब करते रहे। ये जानवर खतरे में है, ये जानवर जो है वो लुप्त हो सकता है, ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं। तो नीलगिरी ताहर बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। और नीलगिरी जो पहाड़ है आपको पता ही होंगे कहां है। और नीलगिरी जो पहाड़ है इन्हें हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला, नीलगिरी ताहर जो है वो सिर्फ ऊंचाई पर मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, हाई ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब जो हाइट ज्यादा है वहां पे मिलता है पहाड़ों पे। ओनली फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड, ये बिल्कुल ठीक है, ऊंचाई पे मिलता है। अगर इसका IUCN स्टेटस देखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हर जानवर का एक स्टेटस देता है, या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वल्नरेबल और ये सब। तो इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, यानी विलुप्त प्राय है ये भी ठीक है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट, यानी कि 4। ये आर्ट एंड कल्चर से है और इसमें आपको यह बताना है कि इनमें से सही मैच कौन सा नहीं किया हुआ है। ये ऋग्वेद में ये भगवान, देवी या देवताओं का जिक्र किया हुआ है इनका, ये चारों ऋग्वेद में है। तो इनमें सही मैच कौन सा नहीं है? सबसे पहला है रुद्र, रुद्र को बोलते हैं गॉड ऑफ विंड। उषा, उषा जो है ये देवी है डॉन की, डॉन मतलब होता है सवेरा। वाक, वाक को बोलते हैं गॉडेस ऑफ स्पीच। और वरुण को बोलते हैं गॉड ऑफ सन। तो इसमें पहला जो है वो ठीक है, रुद्र गॉड ऑफ विंड है, उषा भी ठीक है गॉडेस ऑफ डॉन, वाक भी ठीक है गॉड ऑफ स्पीच, वरुण बोलते हैं गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर। यहां पे आप देख सकते हो ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, और 10 किताबें हैं ऋग्वेद की जिन्हें मंडल बोलते हैं, और आप इसको पढ़ सकते हैं नितिन सिंघानिया किताब से। खैर, अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अंतरराष्ट्रीय पहल की जा चुकी हैं? ठीक है, समुद्री पॉल्यूशन को रोकने के लिए याद रखिए। सबसे पहला लंदन कन्वेंशन, दूसरा बाजल कन्वेंशन, तीसरा जनेवा कन्वेंशन, या चौथा मारपोल कन्वेंशन। इनमें से कौन सा है? तो जनेवा कन्वेंशन को तो आप पहले ही हटा सकते हो, ये पॉल्यूशन के लिए नहीं है। मारपोल का मतलब ही होता है मैरीन पॉल्यूशन। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखें, मैर मतलब मैरीन, पोल मतलब पॉल्यूशन, तो डी तो बिल्कुल होगा। और ये यानी ऑप्शन बी पहले निकल गया। ठीक है, मारपोल तो है। लंदन कन्वेंशन भी मैरीन पॉल्यूशन के लिए था, तो ए और डी तो होगा ही, यानी आंसर आपका या तो बचा फर्स्ट या फोर्थ। व्हाट अबाउट बाजल कन्वेंशन? देखिए, बाजल कन्वेंशन ये था कि जो जहरीले प्रोडक्ट हैं, जो हजार्डस सब्सटेंसेज हैं, वो डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में नहीं आने चाहिए। यानी एक तरह से वो मैरीन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये भी हम इसमें ले सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया ए, बी एंड डी आर करेक्ट। इनफैक्ट जो एनसीईआरटी है वो भी इसको बोलती है। अगर आप यहां पे देखें कि अंतरराष्ट्रीय पहल कौन सी है मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें बाजल कन्वेंशन भी दिया हुआ है। चलिए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डोमिनिकाज बॉइलिंग लेक, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट लेक है। हॉट लेक मतलब जिसमें गर्म पानी निकलता है, भाप निकलती है। डोमिनिकाज बॉइलिंग लेक बोलते हैं इसे, ये गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉइलिंग लेक जो है वो है फ्राइंग पैन लेक, जो न्यूजीलैंड में है। फ्राइंग पैन, इसका नाम ही यही है, फ्राइंग पैन लेक। और दूसरा ऑप्शन, डोमिनिका जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। कैरेबियन आइलैंड मतलब जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है, जमैका और पोर्ट ऑफ स्पेन और ये वाला जो एरिया है, और ये कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में है। ये ठीक है। तो आंसर इसका हो गया ओनली बी इज करेक्ट। मैं आपको दिखा देता हूं डोमिनिका कहां पे।
ये देखो, ये ऊपर कनाडा हो गया, ये अलास्का हो गया, ये अमेरिका हो गया और ये मैक्सिको हो गया। ठीक है, ये अमेरिका है, ये कनाडा है ऊपर, ये मैक्सिको है। ठीक है, और ये सेंट्रल अमेरिका है, ये वेस्ट इंडीज वाला एरिया है पूरा, इसमें ये है डोमिनिका, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नीचे कैरेबियन सी इनके बीच